So we will discuss about the contraceptive module recall. So here is the question number 1. A 38-year-old woman, she smoked 20 cigarettes per day and requests the combined oral contraceptive pill. She has no any other medical problem. Which UKMA category apply to the combined hormonal contraceptive in her case? ठीक है. So category 1 basically क्या होती है? When there is no restriction to use any contraceptive method. Category 2 when there is advantage is more than the risk. And category 3 when there is the risk is more than the advantage, और ऐसे हम relative contraindication भी कहते हैं. और category 4 that is the absolute contraindication that have the unacceptable health risk, so we cannot give that method to the patient. ओके तो हमारे पास पेशेंट है जिसकी एज 38 ईयर है और शी स्मोक 20 सिगरेट पर डे. तो आप उसको कौन कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड लेना चाह रही है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा. ठीक है. सो हियर यू कैन सी इफ द एज इज 35 ईयर लेस देन द 35 ईयर देन इट अकर इन द यूकेमेक 2 क्राइटेरिया, एंड व्हेन द एज इज मोर देन 35 ईयर एंड व्हेन शी स्मोक लेस देन द 15 सिगरेट पर डे देन इट इज़ द यूकेमेक 3. But if she smoke more than the 15 and age is a more than 35 then it occur in the UKMEC 4. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि इसकी एज 38 ईयर है और शी स्मोक मोर 20 सिगरेट, इट मीन्स मोर देन दी 15. सो ये किस में आएगा? UKMEC क्राइटेरिया 4 में आएगा, कैटेगरी 4. ठीक है. सो वी कैन नॉट गिव दिस टू पेशेंट. ओके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं. 42-year-old woman with a BMI 37 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर रिक्वेस्ट द कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पेज. शी हैज़ नो एनी अदर कोमॉर्बिडिटीज़. तो आप कैटेगरी बताएं इसकी. ठीक है. उसका वेट है BMI उसका है 37 और कंबाइन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव लेना चाह रही है. तो अगर BMI 30 to 34 तक होगा तो फिर ये यूकेमेक क्राइटेरिया 2 में आ जाएगा, और अगर 35 से ज़्यादा होगा तो फिर ये कैटेगरी 3 में आ जाएगा. सो हियर इज़ दी C, कैटेगरी 3. Okay, 35-year-old woman with a heavy menstrual bleeding due to the fibroid that is the less than 3 centimeter, no cavity distortions, ask for the contraception that also reduce the bleeding. मतलब इसको heavy menstrual bleeding भी है और fibroid भी है, but fibroid cavity को ख़राब नहीं कर रहा. ठीक है. तो आप उसको कौन सा ऐसा मेथड देंगे जो उसकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं. सो यू कैन सी हियर इफ़ द यूट्राइन HMP में तो हमें पता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हमारी क्या है कि हम मायरीना देते हैं उसको. ठीक है. बट मायरीना हम फाइब्रॉइड में दे सकते हैं, हम दे सकते हैं अगर कैविटी डिस्टॉर्टेड ना हो तो हम दे सकते हैं. यू कैन सी हियर दैट इज इन द कैटेगरी 1. सो यू कैन गिव दी मायरीना. ओके सो अनदर वन इज द 26-year-old वुमेन 4-week postpartum एंड इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है. और हमारे पास आई है आफ्टर डिलीवरी विद इन द 6 week. ओके. and she is on exclusive breastfeeding and now she want the contraceptive method. तो आप इसको कौन सा मेथड एडवाइस करेंगे? तो आप देखें कैटेगरी 1 में कौन से मेथड आ जाते हैं विद इन द 6 week पोस्टपार्टम. एक तो इम्प्लेनोन आ जाता है. ठीक है. और दूसरा POP, और इंजेक्टेबल कैटेगरी 2 में आ सकता है, और कंबाइन तो हम दे नहीं सकते, दैट इज़ द एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन, कैटेगरी 4 में आ गया. ठीक है. और अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शन में क्या है, इम्प्लेनोन तो है नहीं, POP है, तो यहाँ पे हम POP सिलेक्ट करेंगे. ठीक है. अगर इम्प्लेनोन होता तो फिर हम वो सिलेक्ट करते क्योंकि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है. ठीक है. ज़्यादा इफ़ेक्टिव है POP से. Okay, a 29-year-old woman with the well-controlled epilepsy on the lamotrigine want the contraception. तो आप उसको कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड एडवाइस करेंगे? पेशेंट को एपिलेप्सी है, लैमोट्रोजिन ले रही है. तो अल्दो दी लैमोट्रोजिन इज़ अ नॉन इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग, इंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स नहीं है वो, बट अगर हम लैमोट्रोजिन को कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के साथ देते हैं तो कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लैमोट्रोजिन का लेवल डिक्रीज़ कर देते हैं. जैसे ही लैमोट्रोजिन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो पेशेंट में फिट्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, फिट्स उसमें ज़्यादा हो जाएंगे. तो कंबाइन तो हम नहीं दे सकते. बाकी हमारे पास 4 ऑप्शन बचे हैं, तो इसमें से जो बेस्ट है वो है LNG-IUS, तो हम वो देंगे. Another one is a 22-year-old woman. She has started the desogestrel POP on the 10th day of the cycle. She had biopsy 2 days ago.
ठीक है, इट मीन्स आफ्टर द 7 डेज, फर्स्ट वीक में तो इसने स्टार्ट नहीं किया, सेकेंड वीक में स्टार्ट किया है, ठीक है। और शी हैज़ डन द उपसी 2 days अगो, व्हाट इज़ द करेक्ट एडवाइस? तो आप इसको क्या एडवाइस करेंगे? तो हियर यू कैन सी शी हैज़ स्टार्टेड आफ्टर द 5th डे ऑफ द नेचुरल साइकिल। हमें मालूम है कि अगर विद इन द 5th डे ऑफ द नेचुरल साइकिल अगर पेशेंट कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट करती है, देन देयर इज अ नो नीड ऑफ द एनी एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड, नो नीड ऑफ द emergency contraceptive method. But if it is started after the 5th days, it means के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में, देन फिर हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, और पीटी करवाएंगे। और अगर पीटी पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, अगर नेगेटिव आती है तो फिर भी अगर उसने अगर उपसी इट इज़ लेस देन दी 21 days अगो, देन वी विल गिव द एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड, ओके। और फिर उसके साथ हम एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड भी देंगे। एडिशनल में फिर बैरियर मेथड भी यूज़ कर सकती है या तो फिर एब्सिस्टेंस ऑफ दी सेक्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर डेजोगेस्ट्रल पिल वो ले रही है तो फिर वो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेगी फादी 2 days के लिए, और अगर वो डेसिप्रोनॉन ले रही है तो फिर वो 7 days के लिए एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड लेगी। उसके बाद 21 days के बाद हम पीटी करवाएंगे उसकी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि गिव द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एंड दी स्टार्ट दी पीओपी एंड गिव एडिशनल 2 days कंट्रासेप्टिव मेथड। तो अगर हम देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। जो हमें सुइटेबल इनमें से लग रहा है वो है स्टार्ट दी पीओपी एंड गिव दी एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड फॉर दी 2 days, ओके। सो हियर इज दी बी। 23-year-old woman present requesting the long-acting reversible contraceptive method, and she has no any medical history, no taking any medication, LMP इसकी है 2 days ago, ओके। तो ये अब इम्प्लेनॉन लेना चाह रही है, तो उसको एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जब भी नेचुरल साइकिल में विद इन द 5th days कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट करेगी, देन देयर इज अ नो एनी नीड ऑफ द इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड, नो नीड ऑफ द additional contraceptive method. So here is the no need of the additional contraceptive method. So here is the B. You can see here if it is started within the 5th day of the 5 day of the natural cycle, then there is a no need of the emergency contraceptive, no need of the additional contraceptive method. 28-year-old woman had the unprotected intercourse 2 days ago. She has given the ulipristal acetate emergency contraceptive today. She now wishes to have the etonorgestrel implant inserted. What is the correct timing of the insertion? तो उसने यूलिप्रिस्टल एसीटेट ली है, अब वो इम्प्लानॉन जा रही है, तो फिर आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? इमीडिएटली इंसर्ट करेंगे, विद इन 5 days में करेंगे या 7 days में करेंगे? जब भी पेशेंट यूलिप्रिस्टल एसीटेट ले तो दूसरा उसके बाद हार्मोनल मेथड ले तो उसके लिए कम से कम उसको 5 days तक गैप लेना चाहिए, ठीक है। यू कैन सी हियर इफ शी इज टेकिंग द यूलिप्रिस्टल एसीटेट इज अ इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड, देन वी कैन नॉट इंसर्ट दी इम्प्लेनॉन immediately. We take the 5 days, okay, and after the insertion we also give the 7 days additional contraceptive method. और in the 5 days में भी वो additional contraceptive method लेगी, और फिर जब insert कर देंगे तो उसके बाद भी 7 days तक वो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड लेगी, और फिर हम पीटी करवाएंगे उसकी आफ्टर द 21 days, ओके। सो हियर इज द बी, ओके। अनदर वन इज 35-year-old वुमेन, ये हम कर चुके हैं। 32-year-old वुमेन रिक्वेस्टिंग द लॉन्ग टर्म कंट्रासेप्टिव मेथड दैट इज अनअफेक्टेड बाय वेट and minimal user action and can also use for the emergency contraceptive. मतलब हमें ऐसा कोई emergency contraceptive method चाहिए जिसमें ये 4-5 क्वालिटीज़ हो। एक तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव हो, और जो वेट पे इफेक्ट ना करे, वो एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ कर सकें हम, और जिसका मिनिमल यूज़र एक्शन हो। तो आप खुद देखेंगे इसमें से क्या होगा, एटेनॉर्गेस्ट्रोल होगा या एलएनजी होगा या कॉपर आईओडी होगा। कॉपर आईओडी से वेट गेन नहीं होता और इसे हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, और ये लार्ज भी है, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो फिर ये सारी क्वालिटीज़ कॉपर आईओडी में मौजूद हैं। सो हियर इज़ दी सी। 33-year-old woman with the LNG IUD complaining of the irregular bleeding. She is otherwise well.
तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से जब भी हमारे पास कोई हार्मोनल कंट्रासेप्टिव लेगी और उसके बाद कंप्लेंट के साथ आएगी, तो सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि कब से उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि LNG IUD में विद इन 6 मंथ तक तो पेशेंट को रेगुलर ब्लीडिंग रहती है, ठीक है। तो 3 मंथ के लिए तो हम पेशेंट को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं, उसको हम रीअश्योर करते हैं, फॉलोअप पे रखते हैं। एनसेड और ट्रांसमिक एसिड दे सकते हैं फॉर दी शॉर्ट टर्म के लिए, बट इट हैज़ द नो एविडेंस ऑन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। So you can give the NSAID and the transamic acid and then keep the patient on the follow-up. So here you can see मेफेमिक एसिड और ट्रांसमिक एसिड हम दे सकते हैं, बट इट इज़ फॉर दी शॉर्ट टर्म, देयर इज़ अ नो बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर 3 मंथ के बाद हमारे पास आएगी, तो फिर भी अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग है तो फिर हम उसको हार्मोनल मेथड पे रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव देंगे उसको 3 मंथ के लिए फर्दर। वो भी हम रूल आउट करेंगे काज उसके बाद देंगे। So 23-year-old woman requesting the contraceptive method affected by the enzyme inducing anti-epileptic drugs. ठीक है, तो कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो इफेक्ट नहीं होता एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग से? सो दैट इज दी कॉपर IUD एंड LNG IUD एंड इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन. So these 3 methods are not affected by the enzyme inducing drug. So here is the LNG IUD. Okay, another one is a 28-year-old woman. Copper IUD fitted 3 days ago after the OPC. She has asked the need additional contraceptive method. It means she has done the intercourse is within the 72 hours and then she fitted the कॉपर IUD विद इन द 72 आवर्स. सो कॉपर IUD वैसे ही 5 डेज़ के लिए अफेक्टेड होती है, सो इसमें तो एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड की नीड ही नहीं है. इट इफेक्ट इमीडिएटली. सो हियर इज़ दी ए. अगर हमारे पास 5 डेज़ के बाद आती तो फिर हम उसको ओव्यूलेशन डे उससे पूछते और तो फिर हम एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए एडवाइस भी करते, ठीक है. बट हमारे पास ये आई ही विद इन 72 आवर्स है, तो फिर और उससे कॉपर IUD भी हमने दे दी है एमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो फिर उसमें नीड नहीं होती कि आप एडिशनल कंट्रासेप्टिव मेथड दें, क्योंकि उसका इफेक्ट इमीडिएटली होता है कॉपर का. 27-year-old woman took the LNG emergency contraceptive 2 days ago for the OPC. She had another episode of the OPC today. मतलब 2 दिन पहले उसने ली थी, अब दोबारा उससे OPC हो चुका है. Now she is on the hormonal, she is not on the any hormonal contraceptive method and she is refused for the copper IUD. तो आप उसको क्या देंगे? देखिए, जो हाफ लाइफ होती है LNG इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की वो होती है 26 आवर, ठीक है. इट मीन्स कि 2 डेज़ तक होती है उसकी. अगर 2 डेज़ के बाद उसे दोबारा OPC हो जाता है तो फिर आप उसे कॉपर दे सकते थे, बट कॉपर के लिए वो डिनाई कर रही है. ओके, रिफ्यूज़ कर रही है तो कॉपर तो नहीं दे सकते. और LNG के बाद आप इमीडिएटली यूपेक तो दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर आप वेट करेंगे, तो वेट का तो टाइम ही नहीं है आपके पास. तो फिर आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे LNG emergency contraceptive 2 day. That is the key. A. You can see here the emergency contraceptive provider should be aware that if the woman has already taken the UPEC, then LNG emergency contraceptive should not be given. Okay, and if she's taken the LNG contraceptive then you can not given the UPEC. Okay, so basically the UPEC could theoretically be less effective if taken in the following 7 days. So you cannot give the UPEC after the LNG emergency contraceptive. Okay.
25-year-old woman present 2 days ago after the OPC. She has missed the 2 OCPs in a week and has the intercourse during the hormone-free interval. She wants the oral emergency contraceptive method. What is the most appropriate? So if she misses the 2 pills in the week 1, तो आप क्या देंगे उसको? emergency contraceptive आप देंगे, बिल्कुल देंगे. तो कौन सा देंगे? LNG emergency contraceptive देंगे with the immediate OCPs स्टार्ट करेगी. immediate अपनी OCPs लेगी और फिर LNG contraceptive आप देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि यूपैक देंगे तो फिर आपको दोबारा डिले करना पड़ेगा. तो उससे बेटर है कि आप LNG emergency contraceptive दें और अपनी वो जो हार्मोनल contraceptive ले रही है उसे वो लेती रहे. So here is the B. 32-year-old woman undergo the vasectomy under the local anesthesia. 2 months later, post vasectomy semen analysis 1,50,000 non-motile sperm. He is asymptomatic. What is the best advice? तो बेसिकली आफ्टर द वेजेक्टमी हम 3 मंथ के बाद पोस्ट वेजाइकल सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है. पोस्ट वेजेक्टमी सीमेन एनालिसिस हम करते हैं आफ्टर 3 मंथ या 12 वीक्स के बाद. तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने 2 मंथ के बाद ही करवा दिया, तो फिर हम रिपीट करेंगे इसका. ओके, सो रिपीट द सीमेन एनालिसिस इन द 2 वीक, दैट इज द B. ओके, सो अनदर वन इज द वेजेक्टमी फेलियर रेट कितना है? 1 in 2000 है, ठीक है. बाय हाउ मेनी मंथ पोस्ट प्रोसीजर शुड बी सस्पेक्टेड दी vasectomy failure if the motile sperm are considered observed in the fresh semen sample. तो कब हम कंसीडर करेंगे कि अगर हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा स्पर्म आ गए, ठीक है, सीमेन एनालिसिस पे आफ्टर दी वेजेक्टमी. तो हम वेजेक्टमी फेलियर कब कंसीडर करेंगे? आफ्टर 7 मंथ. अगर हमारे पास हमने सेमेन एनालिसिस करवाया आफ्टर 7 मंथ, अगर हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा स्पर्म आ गए हैं तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि वेजेक्टमी फेलियर हो चुका है, ठीक है. सो हियर इज़ द E. यू कैन सी हियर. ओके, if the more than the 1 lakh known motile sperms are observed in the fresh sample 7 months after the vasectomy, clinical judgment in the local protocol may be considered and determine whether it is a note of procedures and should be deemed as a failure. Okay. तो अगर आपके पास 1 लाख से ज़्यादा आ जाते हैं आफ्टर दी 7 मंथ, और दैट इज़ अ नॉन मोटाइल, इट इज़ अ नॉट अ मोटाइल स्पर्म, इट इज़ अ नॉन मोटाइल स्पर्म, ठीक है. तो फिर आप उसको प्रोसीजर को फेलियर कंसिडर करेंगे. ओके, 41-year-old woman is fitted with the copper T. She asked it need the replacing and she has the regular cycle and no abnormal bleeding. तो आप कब तक देंगे? अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइन, अगर 40 ईयर्स के बाद अगर पेशेंट में हम कॉपर टी रखते हैं, 380 तो वैसे ही 10 ईयर्स के लिए हम रखते हैं, तो हम उसको मीनोपास तक देंगे, ठीक है. या मोस्टली अगर इनमें से हम अगर बेस चूज़ करें तो फिर D होगा, ठीक है. 1 ईयर आफ्टर दी मेनोपास, मोस्टली 51 ईयर एज तक हम देते हैं. यू कैन सी हियर द कॉपर IUD currently licensed for the 5 or the 10 years. If it is inserted after the 40 year, so you can give until the menopause. Menopause can be diagnosed 1 year after the final menstrual period if it occur when the individual is age 50 years or the older, ठीक है. तो फिर हम कब तक देते हैं इनको? 51 ईयर एज तक देते हैं, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर द मेनोपास. Okay, so that's all.